ठीक है। पहला जो है हमारे पास में आ रहा है यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है। अब यूनियन पार्लियामेंट जो है तुम्हारा, ये पूरा चैप्टर जो है पार्लियामेंट के अक्रॉस है, ठीक है। बहुत ही एक सरल सा चैप्टर है जहां पर तुम लोग सबसे पहले देखो यूनियन पार्लियामेंट जो है ना, इसके 3 पोर्शंस हैं बेसिकली। पहले जो ना तुम उसके हाउसेस के बारे में समझते हो, फिर तुम लोग जो है प्रेसिडेंट के बारे में समझते हो, फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इस चैप्टर में मेजरली फोकस करने वाले ऑन आर हाउसेस, ठीक है, कि कौन कौन से हाउसेस हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो वी हैव दी लोकसभा, ठीक है। हमारे पास में क्या है भैया, लोकसभा है, ठीक है। सो अब गोइंग अहेड लोकसभा के बारे में हम लोग बात करें तो ये क्या है भाई, तुमने सुना होगा एक वर्ड सांसद होते हैं, ठीक है। अब सांसद कौन होते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के। सो व्हेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, इससे मेरा क्या मतलब है, तो हर एक एरिया को जो ना एक किसी भी लाइक इन द मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक है, तो उसको एक एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है, जहां पर से जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना लेकर के खड़े होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से, जैसे कि बीजेपी से हो गए, कांग्रेस से हो गए, ठीक है, और उसके बाद में मान लो आप से हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके जो ना बहुत सारे लाइक कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। अब जनता क्या करती है, वो अपने वोट्स देती है और फिर इन्हीं वोट्स के बेसिस पे क्या होता है ना कि एक विनर होता है, ठीक है। इन्हीं सारे कैंडिडेट्स में से एक विनर निकल करके आता है, और वो जो विनर होता है बेसिकली, ठीक है, वो जो विनर होता है तो वो क्या होता है ना बेसिकली उस एरिया का क्या बन जाता है, एमपी बन जाता है। एमपी का मतलब समझते हो क्या होता है, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब यहां से सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें, सो लोकसभा, द लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ पीपल। अब इसे हाउस ऑफ पीपल क्यों बोला जाता है, इस चीज को तुम ऐसे याद रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जनरल इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं भाई, जनरल इलेक्शंस होते हैं। जनरल इलेक्शन से भैया हमारा क्या मतलब है, जनरल इलेक्शन से आई मीन टू से दैट कि मतलब कि यहां पर जो है लोग डायरेक्टली जो ना लेकर के वोट कास्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में जो ना हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारा एक नेता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में वी प्रोसीड, सो लाइक एंड आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द टर्म, कि उनका कितना टर्म होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बार नेता बन गया तो वो हमेशा जिंदगी भर जो ना नेता ही बना रहेगा, है ना, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया से वही जो है ना उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सो द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब एक चीज याद रखना, मेजरली पूरी सिविक्स में तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है कि ज्यादातर जो है ना लेकर के टेन्योर कितना ही होगा, टेन्योर जो है मेजरली इन एवरी केस, ठीक है, टेन्योर जो है वो तुम्हारा 5 साल ही होने वाला है, 5 ईयर्स ही होने वाला है, ठीक है। ये चीज तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से याद रखनी है। सिर्फ राज्यसभा के केस में जो है द टेन्योर इज गोइंग टू बी 6 ईयर्स, ठीक है। तब जाकर के आपको जरूर टेन्योर जो है वो 6 साल का देखने को मिलेगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब उसके बाद में हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म, और वो कब हो सकता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। ये चीज लेकिन तब भी पॉसिबल है कि अगर मान लो उनका जो टर्म है उससे पहले ही उसे डिसॉल्व कराना है, मतलब उन्हें उनकी पोजीशन से हटाना है, सो दैट इज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद में द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। सो इमरजेंसी से भैया मान लो कोई भी जो ना लेकर के नेशनल क्राइसिस हो गई है, ठीक है, इंडिया में जो है ना, मान लो लेट सपोज कोई नेशनल क्राइसिस हो गई है, क्या हो गई है, कोई नेशनल क्राइसिस हो गई है। सो इन दैट केस फिर भैया कैसे ही चुनाव होंगे, है ना, पहले उस क्राइसिस को जो ना लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग नेता होंगे, अगर उनका टेन्योर खत्म भी हो रहा होगा तो उसे 1 साल से एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देन वी हैव दी कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है दैट इज कॉम्पोजिशन, ठीक है। सो अब अगर हम लोग यहाँ से देखो, रुक जाना यार, मैं थोड़ा सा कैमरा को एक्सटेंड कर देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, ओके, नाउ इट्स गुड, ठीक है। सो यस, नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन। अब भैया लोकसभा की कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, कि लोकसभा की क्या कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन मतलब कि उसमें अंदर उसके अंदर लाइक कितने मेंबर्स हैं, कितने नेता ऐसे हैं जो वहां पर हैं, ठीक है। सो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 552 मेंबर्स। कितना होता है, 552 मेंबर्स। तुम 550 भी मान के चल सकते हो, क्योंकि अभी कुछ मेंबर्स जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे उनको हटा दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मोर देन 530 मेंबर्स। सो आउट ऑफ दिस 552, ठीक है, याद रखना कि 530 मेंबर्स जो है वो स्टेट से आते हैं, और उसके बाद में नॉट मोर देन 20 मेंबर्स आर देयर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो तभी मैं बोल रहा हूं कि अब इस नंबर को तुम 550 समझ सकते हो, क्योंकि पहले क्या होता था ना, 2 मेंबर्स जो होते थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे। कहां से आते थे, वो आते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। लेकिन अब वो चीज जो है वो बंद हो गई है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि भैया तुम क्या कर सकते हो, 550 भी से समझ सकते हो,
ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो इफ वी प्रोसीड, तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मोर देन 530 मेंबर्स कैन रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड नॉट मोर देन 20 मेंबर्स कैन लाइक रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है ना लेकर के 2 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देन आफ्टर दैट सीट्स इन द लोकसभा आर अलॉटेड टू द स्टेट्स। अब भैया 530 स्टेट्स है, ऐसा तो है नहीं कि इक्वली डिवाइड हो जाएगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन कैसे कि भैया किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें फिर जो है उतने ही ज्यादा लोग लगेंगे उनका रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। ठीक है, सो इन दैट वे उत्तर प्रदेश के अंदर जो ना लेकर के 80 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यानी पूरी लोकसभा में से 80 मेंबर्स उत्तर प्रदेश से आ रहे होते हैं। और वेरेस जो ना लेकर के सिक्किम और गोवा, सिक्किम जो है सिर्फ 1 मेंबर भेजता है और उसके बाद में गोवा जो है 2 मेंबर्स भेजता है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी कम है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें, सो नाउ क्वालिफिकेशन। तो भैया क्या मैं बन सकता हूं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? हाँ भाई बिल्कुल बन सकते हो। क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ये चीज कंफर्म्ड होनी चाहिए। आप एनआरआई हो तो चीजें नहीं चल पाएंगी। और उसके बाद में यहां पर से शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। तो तुम इस एज में तो नहीं बन सकते, ठीक है, तुम इस एज में तो जो ना लेकर के नहीं बन सकते हो, बट यस आफ्टर 25 या फिर 25 का होते ही ये चीज पॉसिबल है। फिर उसके बाद में हिज नेम शुड बी इन द इलेक्टोरल रोल्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो कहीं ना कहीं के इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स से भैया आपका क्या मतलब है? सो इलेक्टोरल रोल्स वो होते हैं जो एक वोटर लिस्ट होती है, उसमें तुम्हारा कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अंडर डेट, तुम कर्जे में नहीं होने चाहिए। एंड शुड बी एबल टू मीट हिज हर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब तुम अपने खुद के खर्चे पूरे कर पा रहे हो, ये चीज भी जरूरी है। उसके बाद में ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। समझ रहे हो? तो मतलब तुम्हारा जो ना कोई भी लाइक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। इसका मतलब ये समझ रहे हो कि तुम्हारे कोई भी गवर्नमेंट के साथ में कुछ बिजनेसेस नहीं है, या फिर तुम कोई लाइक एक अधिकारी नहीं हो। उसके बाद में ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल एंड शुड बी ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, मतलब कि तुम एक साधारण इंसान होने चाहिए, नॉट लाइक कि तुम कोई एक क्रिमिनल हो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ें, सो नेक्स्ट वी हैव द डिस्क्वालिफिकेशन। तो भैया अगर हम डिस्क्वालीफाई किस प्रिटेक्स्ट पे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कुछ कुछ तरीकों से, कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस पर जो ना लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो ना लेकर के डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सो इफ ही होल्ड्स लाइक एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में आप कर सकते हो। इफ एनी कोर्ट डिक्लेयर्स हिम टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अब किसी कोर्ट ने तो ये घोषित ही कर दिया कि ये जो बंदा है ना, ये भैया सही दिमाग वाला बंदा नहीं है। फिर उसके बाद में इफ ही इज एन इंसॉल्वेंट और हैज नॉट बीन एबल टू पे हिज डेट्स। ठीक है, तुम कर्जे में हो, या फिर उसके बाद में जो ना तुमने जो है एक्वायर्ड करी है, मतलब एक्वायर की है इंडिया की सिटीजनशिप। ठीक है, मतलब तुम एनआरआई थे। ठीक है, या फिर इफ इट इज फाउंड दैट ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज विलिंगली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। तो मतलब मान लो तुमने लंदन की जो ना सिटीजनशिप ले ली है, तो उस केस में भी तुम नहीं बन सकते हो। इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी आप लॉ के थ्रू जो ना डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो लाइक इन सारे ही केसेस में यू कैन बी रिमूव्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसके बाद में भैया वैकेशन कब होती है सीट्स की, मतलब सीट्स कब खाली होती हैं? तो भाई देखो इसके भी 3 तरीके हैं कि मतलब कोई जो ना कोई भी एमपी, ठीक है, एमपी का मतलब वही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो है जो है रिजाइन कर जाए अपनी सीट से, उसने रिजाइन ही कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें, सो इफ अ मेंबर रिमेन्स लाइक एब्सेंट फ्रॉम द हाउस कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, अगर वो 60 दिन तक आ ही नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो है, इफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर ही हैज टू गिव अप हिज सीट इन द पार्लियामेंट एंड वाइस वर्सा। तो अगर मान लो कोई एमपी जो है एमएलए बन जाता है, तो उसे एमपी वाली सीट छोड़नी पड़ेगी, और कोई एमएलए भी अगर एमपी बन जाता है तो उसे एमएलए वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं। ठीक है भाई, ये भी नहीं है क्या? ये भी नहीं है, प्रोसीजर्स भी नहीं है क्या? अरे एक आध चीज एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो तुम्हारे को दिमाग से समझने में ही हेल्पफुल होगा यार, क्यों टेंशन लेते हो? कितना, 1 आध 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? 1 आध 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, बस फिर ठीक है। सो देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स एंड सेशंस इन द पार्लियामेंट्स। बेसिकली दीज आर द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईच हाउस हैज टू मीट फॉर एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, 2 सेशंस तो एटलीस्ट होने चाहिए। एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव सेशन शुड नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। मतलब कि अगर कोई एक सेशन 1 हुआ है और एक सेशन 2 हुआ है, तो उनके बीच में एटलीस्ट 6 मंथ्स का जो ना एक प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए। सो जनरली देयर आर 3 सेशंस, 3 सेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? बजट सेशन जो अभी आया था भाई, इस बार का बजट थोड़ा बहुत सही भी आया था, मॉनसून सेशन, ठीक है, और उसके बाद में एक होता है विंटर सेशन। ठीक है, सो ये जो है ना लेकर के 3 सेशंस लगने ही चाहिए। उसके बाद में कोरम की बात करें तो भाई देखो, अब जैसे ये क्लास हो रही है हमारी, ठीक है,
अब मान लो मैं इस क्लास को क्यों स्टार्ट नहीं करता, अभी जैसे मान लो 500-600 बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं अगर इस क्लास को स्टार्ट नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा होता कि भाई आज जो है ना इनफ बच्चे नहीं आए हैं कि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, 10 ही बच्चे आए हैं, 20 ही बच्चे आए हैं, 10% बच्चे भी नहीं आए, सो नो बिल्स कैन बी पास्ड। बिल्स समझते हो, कोई भी जो बिल वही होता है जो बाद में एक एक्ट बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। सो कैन बी पास्ड इफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉट प्रेजेंट इन द हाउस एंड दिस इज नोन एज कोरम, ठीक है। और द स्पीकर में एडजर्न, एडजर्न का मतलब समझ लो तुम पोस्टपोन कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, पोस्टपोन कर देगा द हाउस अंटिल द रिक्वेसाइड कोरम और द रिक्वायर्ड मेंबर्स आर प्रेजेंट। अब ये जनरली 10% का होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 550 मेंबर्स हैं, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 55 होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं भाई साहब क्वेश्चन हार पे। सुनाओ व्हाट इज दिस क्वेश्चन हार भैया। सो अगर अब हम लोग क्वेश्चन हार की बात करते हैं, सो क्वेश्चन हार इज अ टाइम इन द पार्लियामेंट व्हेन अ मेंबर ऑफ हाउस आस्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। समझ रहे हो कि मतलब वो पब्लिक इंटरेस्ट पे, यानी कोई भी मैटर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, समझ रहे हो कि मतलब कुछ हुआ है अभी जनता में, किसी चीज को लेकर के क्वेश्चंस हैं, सो दे कैन आस्क दैट। अब ये क्वेश्चन हार में जो क्वेश्चन हार में जो है बेसिकली 3 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है कब पूछे जाएंगे, सबसे पहले तो एक स्टैंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर दोस टू विच द मेंबर ऑफ द हाउसेज वांट ओरल आंसर इन द पार्लियामेंट। तो उन्होंने एक इमीडिएट क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और उन्हें एक इमीडिएट आंसर चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देयर आर अनस्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, आर दोस टू विच आंसर्स हैव टू बी गिवन इन अ रिटन फॉर्म, ठीक है, तो आप रिटन फॉर्मेट में आंसर करो। फिर एक होता है तुम्हारे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, जो कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है देन यू हैव टू आंसर इट विद इन लाइक 10 डेज, समझ रहे हो, 10 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर करना है। ये आप पे है वेदर यू वांट टू आंसर इट और नॉट, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, ये जो आंसर इट और नॉट वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये जो है सिर्फ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस में चलता है। एंड सेकंड थिंग, ये जो राइट है ना, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस पूछने का राइट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपेलेशन, ठीक है, ये चीज को याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में भैया टाइप्स ऑफ मोशन, किस किस तरीके के मोशन होते हैं, ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि भैया कौन कौन से तरीके के तो हमारे मोशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो मोशन है क्या। सो मोशन क्या होता है, एक स्पेशल प्रपोजल होता है मेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउसेस टू टेक सम इंपॉर्टेंट मैटर रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर डिस्कशंस। मतलब मान लो एक क्या हो रहा है कि आपका नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, आपने इसको साइड में रखा और आपने क्या करी, इंपॉर्टेंट चीज की जो राइट एट द मोमेंट इंपॉर्टेंट है, आप उसकी बात करने लगे। तो उसके लिए आपको किस चीज का यूज करना पड़ता है, मोशंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो लाइक अ मोशन इज अ प्रपोजल मेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउसेस टू टेक सम इंपॉर्टेंट मैटर रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर डिस्कशंस। मेंबर्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स बाय ब्रिंगिंग इन द मोशंस। और कुछ कुछ तरीके के मोशंस कौन कौन से, सबसे पहले तो एक एडजर्नमेंट मोशन। तो भाई एडजर्नमेंट मोशन जो ना तुमको या तो पढ़ा ऐसे दिया जाता है, तुम इसे ऐसे समझ लेते हो कि भाई साहब दिस इज तो यूज्ड इन लाइक पोस्टपोनिंग, समझ रहे हो कि भाई साहब बस किसी भी चीज को पोस्टपोन करना हो, सो आप एडजर्नमेंट मोशन का यूज कर देते हो। मतलब ये लोग जो ना बहुत आलसी होते हैं। अब देखो, ऑल्दो हो सकते हैं आलसी हो, ठीक है, बट अगेन इस यहाँ पर जो ना एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ये नहीं होता है, समझ लो, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ये नहीं होता है। सो द एडजर्नमेंट मोशन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर विच लीड्स टू डिस्कसिंग द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन। मतलब वो ये बोलते हैं कि नॉर्मल काम को जो ना साइड में रखो, ठीक है, नॉर्मल काम जितना भी है उसे तुम साइड में रखो और जो अभी इंपॉर्टेंट है उसकी बात करो, ठीक है, असाइड द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। ये किस किस चीज पे अलाउड होते हैं, जैसे कि कोई लार्ज स्केल डकैती हो गई है, मतलब किसी ने बहुत बड़ी डकैती मार ली है भाई, हजारों करोड़ का कोई स्कैम हो गया है, या फिर जो अकरेंस ऑफ अ डिजास्टरस नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, मतलब कि जो है कोई बहुत लाइक जैसे कोरोना हुआ, ठीक है, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया है, या फिर कहीं पर कोई बाढ़ आ गई है, ठीक है, उसके बाद में कोई कम्युनल टेंशन हो रही है, ठीक है, मतलब 2 रिलीजन के लोग आपस में लड़ रहे हैं, या फिर कुछ भी हो रहा है, समझ रहे, एक बहुत बड़ा विवाद हो रहा है पूरे देश में, उसके लिए अगर आपको बात करनी है तो आप नॉर्मल बिजनेस को साइड में रख सकते हो, उसे पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है। फिर एक आ जाता है भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो भाई साहब सरकार बनने के बाद में गिराई भी जा सकती है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार एक बार बन गई तो 5 साल तक ही रहेगी, समझ रहे हो। जैसे ये होता है ना कि 5 साल बाद भी री इलेक्शन होंगे, सेम वे जो है यहाँ पर अगर 5 साल के बीच में भी आपको सरकार गिरानी है तो दैट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होता है, सो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ प्रपोजल विच एक्सप्रेसेस अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ मिनिस्ट्री। सो यहाँ पर होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है कि मान लो सरकार के किसी एक बंदे से गलती हुई, ठीक है, तो वो एक हो जाती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर सरकार से गलती हुई,
ठीक है, अगर सरकार से गलती हुई है तो सारे के सारे लोगों को जो है बेसिकली वहां पर से रिजाइन करना पड़ेगा। पूरी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रिजाइन कलेक्टिवली, समझ रहे हो। सो इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड बाय द अपोजिशन विद द रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स, तो याद रखना सबसे पहले तो हुआ क्या यहाँ पर कि 50 मेंबर ने जो ना लेकर के उसे प्रपोज किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ना अगर वो 50 मेंबर्स के थ्रू प्रपोज किया गया है देन इट इज फर्स्ट डिस्कस्ड, पहले उसे डिस्कशन किया जाएगा उसका। तो पहले क्या होगा भैया, डिस्कशन होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एंड देन पुट टू वोट, ठीक है। फिर उसकी वोटिंग प्रोसेस पे वो जाएगा, ठीक है। फिर उसके लिए वोट हुए, तो अगर जो वोट है, ठीक है, वो मान लो सरकार गिनाने के लिए 2/3 मेजोरिटी आ गई। कितनी मेजोरिटी आ गई, 2/3 मेजोरिटी आ गई, ठीक है। तो उस केस में जो ना लेकर के इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। और कब, जब आपके पास 2/3 मेजोरिटी हो। इस चीज को याद रखना, क्या हो भैया, 2/3 मेजोरिटी हो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो देन वी हैव द एडजमेंट एंड द लाइक प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। So when the government resigns because of the passing of the like motion of no confidence, तो प्राइम मिनिस्टर जो ना वो रिकमेंड कर सकते हैं एंड कैन डिसॉल्व द हाउस, ठीक है। मतलब वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप जो ना दोनों ही हाउसेस को डिसॉल्व कर दो। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस इफ द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स हिम एंड इफ देयर इज नो पार्टीज व्हिच हैव द मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो फिर उस जगह पर क्या होता है ना, द हाउस कैन बी आल्सो बी एडजर्न्ड इफ अ सिटिंग और एन एक्स मेंबर ऑफ द हाउस डाइज। सो और देयर इज लाइक टू मच डिसऑर्डर इन द हाउस और व्हेन देयर इज नो कोरम, समझ रहे हो। तो एडजर्नमेंट मतलब जो एक तरीके से हो रहा है ना कि भैया हाउस डिसॉल्व हो जा रहा है, आज के लिए कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। ये कब हो सकता है कि मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, या फिर जो है कोई भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो गई है, या फिर किसी ने रिजाइन कर दिया है, या फिर कोरम नहीं है। सो देयर कैन बी वेरी लाइक मल्टीपल वेज, समझ रहे हो, जिसके थ्रू आप लोग एडजमेंट मोशन को पास कर सकते हो। सो नाउ वी हैव द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब ये कौन है भैया, ये है हमारे लोकसभा का एक तरीके से समझ लो मॉनिटर, ठीक है। ये कौन होते हैं भाई साहब, ये होते हैं मिस्टर मॉनिटर, ठीक है। कौन कौन अपनी क्लास में मॉनिटर है, होंगे ना, 101% होंगे। मैं भी क्लास 9th में था, आई ऑल्सो यूज टू बी अ मॉनिटर। कुछ मजे भी होते थे भाई अपने दोस्तों को बचाने में और सब कुछ करने में, कुछ मजे भी होते थे। पहले आई यूज टू थिंक कि भाई ये बहुत नर्ड वाला काम है, लेकिन फिर जब समझ में आता था कि यार आप देखो इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, कि अगर आप जो ना लफड़ कर सकते हो, फन कर सकते हो, सो इन दैट केस दैट इज पॉसिबल कि आप मॉनिटर बन के जो ना कुछ फायदे ही उठाओगे, ठीक है। लेकिन मैं वो नहीं था कि हाँ टीचर ने जो ना लेकर के डस्टर दे दिया, जाओ से साफ करके आओ, भाई वो सब आई नेवर डिड ऑल दैट। बट हाँ, अब मजे तो आते ही थे, ठीक है। सो अब यहां से अगर हम देखें, सो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर समझते हो, मतलब जैसे तुम अपनी क्लास के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, तो वैसे ही जो ना ये कौन होता है भैया, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ही शी इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। आफ्टर हिज हर इलेक्शंस द स्पीकर हैज टू एक्ट इम्पार्शली। तो मैंने बोला एक सीन, हम केस अभी जो ना एक समझते हैं कि मान लो 550 मेंबर्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच मैंने बोला कि भाजपा की सरकार बनी है, तो 400 मेंबर्स किसके आ गए भैया, बीजेपी के आ गए, ठीक है। और 150 आ गए अदर के, ठीक है। अब यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना, मैं क्यों बोल रहा था कि ये एक मॉनिटर वाला ही सिस्टम है, क्योंकि अब देखो, अब इन्हीं में से, इन्हीं 400 या 150 में से मैंने बोल दिया 2 लोगों को जो ना एज एन कैंडिडेट बना दिया गया है फॉर व्हाट, फॉर बीइंग अ स्पीकर। अब एक कैंडिडेट यहाँ ए आ गया है फ्रॉम द साइड ऑफ बीजेपी, और फिर एक आ गया अदर की साइड से बी। मान लो ए बी सी डी कितने ही कैंडिडेट्स हो सकते हैं अभी मैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे चीजों को सही से समझने के लिए मैं 2 ले रहा हूं। तो मैंने बोल दिया कि भाई अब एक बात बताओ, भले ही ये बोल रहे हैं दैट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ऑफ लाइक बीइंग अ स्पीकर ही शी हैज टू एक्ट इम्पार्शली, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है कि वो इम्पार्शली एक्ट करे, लेकिन अगेन मेरे भाई एक बात समझो कि जो ए आया, अब ये आया बीजेपी की साइड से, तो ये बनेगा स्पीकर ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पास ज्यादा वोट्स हैं, है ना। और जैसे ये स्पीकर बन गया, ये क्या हो गया, एक बार स्पीकर बन गया, तो भले ही वेदर इफ ही शी वांट्स टू एक्ट इम्पार्शली और नॉट, लेकिन वो फायदा बीजेपी का ही होगा। और यही तो होता था मॉनिटर बनते टाइम भी, कि अगर तुम मॉनिटर बनते थे तो तुम्हारे दोस्तों ही का फायदा होता था, समझ गए। तो यही चीज है। So the speaker is elected for the term of 5 years again. A deputy speaker looks after the proceedings of the house if the speaker is absent or his her seats like fall vacant, ठीक है। उसके बाद में function of the speaker related to the conducting business of the house,
ठीक है। सो इनका क्या क्या जो ना लेकर के इनके फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले तो स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द बिजनेस ऑफ द हाउस एंड अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशंस। ठीक है, तो वो बताते हैं कि कब कौन सी चीज का डिस्कशन किया जाएगा, कब किसको कितना टाइम दिया जाएगा। उनका जो भी डिसीजन होता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज फाइनल। ठीक है, उनके डिसीजन को फाइनल माना जाता है। ऑल बिल्स पास्ड बाय दी लोकसभा हैव टू बी साइंड बाय दी स्पीकर। ये चीज भी याद रखना कि लोकसभा का कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसमें एंड में जिसका साइन जरूरी है दैट इज स्पीकर। फिर उसके बाद में ही पुट्स इशू टू वोट एंड अनाउंसेस द रिजल्ट। ठीक है, तो वो रिजल्ट को भी अनाउंस करते हैं। द स्पीकर डिसाइड्स इफ अ बिल इज एन ऑर्डिनरी बिल या फिर एक मनी बिल, क्योंकि मनी बिल एक स्पेशल काइंड ऑफ बिल होता है जहां पर फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। सो वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी एक बिल है तो वो एक ऑर्डिनरी बिल है या फिर एक मनी बिल है। ठीक है, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की अगर हम बात करें, सो द स्पीकर रिसीव्स ऑल पेटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस। ठीक है, और वो सारे के सारे डिसीजंस को या फिर जो भी लिए जाते हैं उन्हें कम्युनिकेट करता है। ठीक है, टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। फिर उसके बाद में डिसिप्लिनरी फंक्शन क्या है, तो एक जो देखो भाई जैसे मॉनिटर होता था ना, वो अपनी क्लास में जो है एक प्रॉपर साइलेंस मेंटेन करके रखता था, या फिर जो है बच्चों को वो सीधे से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं तो वो जो है बेसिकली उन्हें समझा के रखता था। सो द स्पीकर मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस। ठीक है, जैसे तुम मॉनिटर्स मेंटेन्स दी ऑर्डर्स इन द क्लास। ठीक है, ही कैन सस्पेंड अ मेंबर और इन द केस ऑफ सीरियस डिसऑर्डर में एडजर्न द हाउस इफ इनडिसेंट वर्ड्स आर यूज्ड बाय द मेंबर्स। तो वो बोल सकता है उन्हें कि भाई आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिए। द स्पीकर डिसाइड्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन इफ अ मेंबर स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये क्या नया चीज है भाई, तो मैंने बोला कि पहले तुमने क्या किया, पहले चुनाव लेकर के तुमने भाजपा का पल्लू पकड़ के यू वन द इलेक्शन एंड आफ्टर द इलेक्शन इज कंप्लीटेड तुमने भाजपा के नाम पे इलेक्शन जीत लिया है, देन तुमने जो है अपनी असलियत दिखाते हुए यू स्विच्ड टू अनदर पार्टी। तो ये क्या हो गया, तुमने तो भाजपा को धोखा दे दिया है ना। यू हैव रेलिंक्विश्ड द सपोर्ट विच यू हैव लाइक गॉट फ्रॉम द बीजेपी पार्टी, राइट। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और डिस्क्वालीफाई किस प्रोटेक्स्ट पे किया जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ पे। सो हिज डिसीजन इज कंसिडर्ड एज फाइनल अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसके बाद में पार्लियामेंट्री फंक्शंस क्या क्या है, जो कमिटीज हैं बेसिकली। सो द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर सम कमिटीज ऑफ द हाउस सच एज द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी एंड द रूल्स कमिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द कमिटीज इन द हाउस एंड इशूज डायरेक्शंस टू देम। तो मतलब वो जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइक कमिटीज जो बनती हैं डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो भी उनके काम होते हैं बेसिकली उस पर जो उनके चेयरमैन होते हैं उन्हें जो है अपॉइंट भी स्पीकर करता है और उसके बाद उन्हें काम भी स्पीकर ही देता है। फिर मिसलेनियस फंक्शंस में तुम याद रख सकते हो कि कोई भी अगर ज्वाइंट सेशन हो रहा है, ठीक है, तो स्पीकर ही उसे प्रिसाइड करेगा एंड ही प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी के क्या है, चेयरमैन है या फिर ऐसे कह सकते हो कि मॉनिटर है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं भैया राज्यसभा पे। राज्यसभा द अपर हाउस, इसको अपर हाउस पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी जो ना लेकर के डिसॉल्व नहीं हो सकती। समझ रहे हो, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व। समझ रहे हो, मतलब ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। और ऐसा क्यों होता है वो भी तो मैं बताता हूँ। सो इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स इन इंडिया। राज्य का मतलब क्या होता है, स्टेट्स ही तो होता है। ठीक है, सो यहां पर से द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस एज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। मैंने बताया था कि इनका टेन्योर क्या होता है, इनका टेन्योर भैया होता है 6 साल का, 6 years। ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है एकदम अच्छे तरीके से कि भैया इनका टेन्योर कैसा होता है, 6 years का होता है। ठीक है, सो एंड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 6 years। नहीं होगा, बताओ यहाँ पे सही क्या होगा, आफ्टर एवरी 6 year नहीं होता है, आफ्टर एवरी लाइक कितने समय के बाद, बताओ कितने समय के बाद, बताओ 2 years, राइट, 2 साल के बाद। ठीक है, सो आफ्टर एवरी 2 years क्या होता है कि जो 1/3 मेंबर्स होते हैं ना वो रिटायर कर जाते हैं। समझ रहे हो, तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स आर गेटिंग रिटायर्ड और ये प्रोसेस कंटिन्यू करती रहती है एज अ साइकिल। ठीक है, अब इसके कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन, ये एक छोटा सा हाउस है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लोकसभा, इधर पे 250 मेंबर्स होते हैं। ऑफ दीज 12 members are nominated by the president। प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है। सो दीज आर इंडिविजुअल्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज, लिटरेचर। मतलब कि जो कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज होते हैं उन्हें जो है प्रेसिडेंट खुद से जो ना अपॉइंट करते हैं। जैसे कल के दिन वो सचिन तेंदुलकर को जो ना अपॉइंट कर सकते हैं एज अ MP ऑफ राज्यसभा। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बहुत अच्छा कर रखा है।
उसके बाद में द रिमेनिंग 238 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इन्हें इलेक्ट करते हैं, लेकिन इनका भाई साहब जनरल इलेक्शन नहीं होता। इनके लिए जो है, जैसे लोकसभा में तुम लोग वोट कर रहे थे ना, मतलब तुम 18 के होगे तो तुम वोट करोगे, लेकिन राज्यसभा के एमपीज के लिए नहीं करोगे, क्योंकि इनका जो इलेक्शन होता है दैट इज नॉट जनरल इलेक्शन बट इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम? उसे हम बोलते हैं भैया इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है? सो बाय सेइंग इनडायरेक्ट इलेक्शन वी मीन टू से दैट कि भाई साहब दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ व्हाट? दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एसएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एंड यहाँ पर से लाइक इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, हाँ, सो ये बेसिकली जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो बेसिकली मतलब समझ रहे हो विधानसभा, इसका मतलब क्या है? विधानसभा। ठीक है, सो जो विधानसभा के मेंबर्स होंगे ना, मतलब एमएलएज होंगे, वो इनको जो है ना क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सीट्स आर लाइक एलोकेटेड टू द स्टेट लाइक स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन अगेन। तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोग हर एक स्टेट में जो ना सीट्स दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 31 मेंबर्स सेंड किए जाते हैं, वेयर मिजोरम जो है सिर्फ एक मेंबर को भेजता है इन दी राज्यसभा। उसके बाद में आगे बढ़े। सो नाउ वी हैव क्वालिफिकेशन। ठीक है, सो क्वालिफिकेशन सारी सेम है। ठीक है, बस यहाँ पर जो है एज बेसिकली, जैसे कि लाइक लोकसभा में क्या थी? 25 ईयर्स थी। यहाँ राज्यसभा में अरे भाई ये तो हिल गया यार हमारा कैमरा। हाँ खैर कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड लगेगा। हो गई, अब सही है। 1 सेकंड लगेगा, हिल भी जाए तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझो, दिस इज अनदर थिंग विच इज हेल्पफुल कि स्क्रीन गायब नहीं होगी एकदम से, स्क्रीन तो जो है वो है। ठीक है, सो यहाँ पर से राज्यसभा में एज क्या हो जाती है? राज्यसभा में बस एज जो है 30 ईयर्स की हो जाती है, बाकी एवरीथिंग इज कॉमन। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जैसे कि स्पीकर जो थे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे लोकसभा के, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ के होते हैं? और ये होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के। ठीक है, आरएस के। ठीक है, सो द वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, और ये सारी की लाइक जितनी भी मीटिंग्स होती है उनको प्रिसाइड करते हैं। एंड लाइक ही वोट्स इन द हाउस ओनली इन द केस ऑफ अ टाई। तो अगर कभी भी टाई हो जाएगा तो इनके वोट को फाइनल वोट माना जाता है। द डेप्यूटी चेयरमैन इज ऑल्सो इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, तो जो डेप्यूटी चेयरमैन बनेंगे, अब जैसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। अब इनकी एब्सेंस में भी तो कोई काम करने वाला होना चाहिए ना, तो वो होगा डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, ही परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन इन द एब्सेंस ऑफ द लेटर। ठीक है, उसके बाद में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अब यहाँ पर से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव पावर्स। अब याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो 3 तरीके की लिस्ट होती है भाई। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। सो द लोकसभा एंड द राज्यसभा मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सच एज फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, दोनों ही बनाते हैं। बोथ हाउसेज ऑल्सो मेक लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब उसके बाद में अगर मान लो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेड, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट इज सुपीरियर। ठीक है, द हाउस कैन ऑल्सो मेक्स ऑन द मैटर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। तुम तो सोच रहे हो भैया आपने दो ही लिस्ट के नाम लिए, एक आपने बोला है यूनियन लिस्ट, एक आपने बोला है कॉन्करेंट लिस्ट। एक और होती है भाई स्टेट लिस्ट, जिसपे स्टेट्स ही जो ना लेकर के बेसिकली जो है लाइक लॉज बनाती हैं। लेकिन क्या भैया कभी पार्लियामेंट बनाती है? हाँ बना सकती है। कब बना सकती है? इन केस के मान लो कोई भी इमरजेंसी और राज्यसभा उस चीज को अप्रूव कर दे कि हाँ भाई ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है और यहाँ पर आप लोग लॉज बना सकते हो। ठीक है, सो दिस पावर, जहां पर आप किसी भी लिस्ट से हटके भी रूल्स बना सकते हो, दैट इज नोन एज द रेसिडुअरी पावर। So the parliament can make laws on the subjects included in the state list during an emergency when the Rajya Sabha passes a resolution stating that the subject in the state list is of national importance. Or when 2 or more states in the Rajya Sabha want laws on the subject in the state list should be made by the parliament. या फिर दो या दो से ज़्यादा states ऐसी हैं जो चाहती है कि नहीं भाई यहाँ पर जो है हमारी पार्लियामेंट को जो है इस पर लॉज बनाने चाहिए। उसके बाद में द प्रेसिडेंट कैन पास ऑर्डिनेंसेस। अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये क्या नई बला है ऑर्डिनेंस। सो द ऑर्डिनेंस एट द सेम टाइम व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है। हाउएवर द ऑर्डिनेंसेस सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 वीक्स। अब ये एक बहुत बड़ा लफड़ा है
तुम भी सोचते हो ना कि ऑर्डिनेंस की भैया जो है बेसिकली क्या होती है, इसकी इसकी वैलिडिटी कितनी है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसकी वैलिडिटी है कितनी, एक्चुअली इसकी वैलिडिटी कितनी है, ठीक है। सो ऑर्डिनेंस क्या होता है कि ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है। वैसे तो एक्चुअली देखा जाए तो इसकी जो वैलिडिटी होती है दैट इज ऑफ 6 वीक्स, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब होगा ना जब पार्लियामेंट सेशन में होगा, जब पार्लियामेंट काय में होगा, सेशन में होगा, समझ रहे हो, जब पार्लियामेंट सेशन में होगा। लेकिन जब पार्लियामेंट भैया सेशन में नहीं है तब, सो इन दैट केस तुम जानते हो कि पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा। तुम बोलोगे कि भैया 6 महीने लग सकते हैं एक सेशन से दूसरे सेशन को आने में, तो फिर तभी ऑर्डिनेंस की कितनी हो जाएगी वैलिडिटी, 6 मंथ्स, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, सेशन में नहीं है, ठीक है। तो सेशन क्रॉस, ऐसे तुम्हें यहां पर से जो है याद रखना, ठीक है। और याद रखना ऑर्डिनेंस इट इज ऑलवेज लाइक पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इसे जो है पास करते हैं। अब आ जाते हैं भैया हम लोग फाइनेंशियल पावर्स पे। सो एक चीज और याद रखना कि सारे के सारे बिल एक्सेप्ट मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन जो मनी बिल होता है वो सिर्फ तो सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकता है। और राज्यसभा जो होती है ना वो एक एडवाइजरी, मतलब सिर्फ एडवाइस देने वाला रोल जो है ना प्ले करती है इन फाइनेंशियल स्फेयर। सो द पार्लियामेंट पासेस द यूनियन बजट विच कंसिस्ट ऑफ द टोटल इनकम एंड expenditures of the financial year. So the parliament may ask for a supplementary grant if the amount authorized for the current financial year is insufficient. मतलब मान लो जो भी इन्होंने जो ना इस साल के एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए थे अब वो सरपास कर गए टू द कैलकुलेशंस, तो फिर वो इस केस में क्या कर सकते हैं ना कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट ले सकते हैं। और अगर इफ द बजट इज नॉट पास्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द एग्जीक्यूटिव मे ड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, अंटिल द बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। उसके बाद में द पार्लियामेंट डिसाइड्स ऑन द सैलरीज और अलाउंसेस जो कि एमपीज को मिलती है। नो टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द पीपल और मनी कैन बी सेंट बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। आप 1 रुपए भी उनका खर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल क्या होता है भैया, एग्जीक्यूटिव पे। सो बेसिकली द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय पोजिंग क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स। मतलब जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है आप उन पे कैसे कंट्रोल मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो ऑपोजिशन होता है वो क्वेश्चंस पूछता है to the ministers related to public opinion during question hour. By asking questions, members can draw the attention of the house and people towards the unjust policies of the government if there are so. ठीक है। फिर उसके बाद में the parliament can pass a motion of no confidence against the government. और अगर ऐसा कोई मोशन पास हो जाता है then the government has to resign. Adjournment motion जो है can be passed on certain occasions when a mishap takes place such as railway accidents, killing of people during riots. Through this motion the parliament draws the attention of the people towards the acts of omission and commission, ठीक है, कि हाँ भाई सरकार यहाँ पर ढंग से जो ना मैनेज नहीं कर पा रही है चीज़ों को। उसके बाद में कट मोशन में बी मूव्ड इफ द पार्लियामेंट एम्स टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ ग्रांट्स प्रेजेंटेड टू द लोकसभा। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये ज़्यादा खर्चे मांग रहे हैं तो उसे कम करने के लिए कट मोशन होता है। इट्स लाइक ऑल्सो इंश्योर्स दैट पब्लिक मनी स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट। और ऐसा नहीं कि कोई भी अपने मन से कहीं पर भी कोई भी खर्चा कर रहा है, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में जुडिशियल पावर्स की बात करें, सो जो पार्लियामेंट होता है वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, लाइक दे कैन इम्पीच प्रेसिडेंट ऑन द चार्जेस ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट या फिर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है। इफ द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, तो प्रेसिडेंट रातों रात चेंज हो सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, comptroller, auditor general if they are found to be violating any provision of the constitution. उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट है they can punish a person like for hampering the work of the parliament or for ridiculing them, समझ रहे हो, तो उसे पनिश भी किया जा सकता है क्योंकि पार्लियामेंट इज द मेजर अपर बॉडी ऑफ द नेशन। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग इलेक्टोरल फंक्शंस पे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, सो द पार्लियामेंट विद द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, और वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर अमंग देमसेल्व्स, व्हाइल द राज्यसभा उनको सीधा जो ना सिर्फ अपने डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि उनका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या नया लफड़ा है, तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हो थ्रू अमेंडमेंट। सो द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट शुड बी पास्ड बाय ईच हाउस विथ द 2/3 मेजोरिटी। तो आपको कुछ भी चेंजेस लाने
तो आप 2/3 मेजोरिटी कौन से, दोनों ही हाउसेस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी के साथ में उस चीज को अगर पास करा सकते हो तो आप कोई भी चेंज को जो है ना ला सकते हो, ठीक है। सो देन दैट थिंग इज पॉसिबल, ठीक है। आ गया समझ में, पता होगा, इस क्लियर है। चलो ठीक है, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अभी ये स्पेशल पावर्स जो कि राज्यसभा के पास में है। सो लोकसभा जो है बेसिकली स्टेट लिस्ट पे लॉज नहीं बना सकती है, वो राज्यसभा बना सकती है सिर्फ। और अगर पार्लियामेंट को लॉज बनाने हैं ऑन बेसिकली दी स्टेट लिस्ट, तो इन दैट केस राज्यसभा को बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है और यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। इफ द राज्यसभा डिमांड्स दैट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी मेड इन नेशनल इंटरेस्ट, तो पार्लियामेंट को बनानी पड़ सकती हैं वो चीजें। इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, तो इन दैट केस राज्यसभा जो है लोकसभा का काम करती है।